अभी हम देखेंगे अफ्रीका में उपनिवेशवाद। हमने देखा कि पश्चिम यूरोप के राष्ट्र यानी पश्चिम यूरोप के राष्ट्र पहले भी मैंने आपको उसके नाम बताया है कि फ्रांस है, स्पेन, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल तो वगैरह जो राष्ट्र है उन्होंने एशिया के हमारे देशों को जो हमने देखा उनको मतलब उपनिवेश स्थापित करके गुलाम बनाया। उसके बाद वो अफ्रीका के देशों को भी उन्होंने गुलाम बनाया। जो हम देखेंगे कि सबसे पहले नीदरलैंड के जो डचों ने उपनिवेश अफ्रीका में स्थापित किए। बाद में इंग्लैंड ने केप में और फ्रांस ने उत्तर अफ्रीका के अल्जीरिया में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। अभी ये पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों में औद्योगिक क्रांति 1850 के समय दरमियान जो आई थी तो वो जैसे हमारे देश में किया था कि कच्चा माल वहाँ से ले जाते थे और तैयार माल वो देशों के बाज़ारों में बेचते थे। तो उस तरह भी उन्होंने अफ्रीका के विशाल क्षेत्र अधिकार कर लिए और सत्ता भी उनमें स्थापित कर ली। बाद में इंग्लैंड ने इजिप्त और पूर्व अफ्रीका के देशों पर, फ्रांस ने ट्यूनिसिया, मोरक्को और पश्चिम अफ्रीका के देशों पर, जर्मनी ने पूर्व तथा पश्चिम अफ्रीका के देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इटली ने लाल सागर के आसपास के प्रदेशों पर कब्जा किया। स्पेन और पुर्तगाल ने अफ्रीका के कई प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। तो उसी तरह ये पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों ने अफ्रीका के बहुत सारे प्रदेशों पर अपना कब्जा कर लिया, उपनिवेश स्थापित करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो हम देखें कि एक तरफ यूरोप के उपनिवेश भूख यानी ये यूरोप के राष्ट्रों की जो दूसरे देशों में व्यापारिक केंद्र व्यापार करने की जो उनकी साम्राज्यवादी की जो इच्छा है तो उनके कारण जो एशिया और अफ्रीका के प्रदेशों पर उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित करके उनको अपने अंतर्गत करना चाहते कि हमने देखा कि हमारे देश में भी वो पहले तो व्यापार करने के लिए आए, उपनिवेश स्थापित किए, बाद में एक एक प्रदेश को उन्होंने अपने अंतर्गत किया और ऊपर शासन करने लगे। तो दूसरी तरफ जो जर्मनी और इटली है वो एक हो गई, इसलिए जर्मनी ज़्यादा शक्तिशाली बन गया और वो भी प्रतिस्पर्धा में कूद पड़ा। तो उसी तरह ये पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों ने जो एशिया के और अफ्रीका के राष्ट्रों को जो गुलाम बनाया, उनमें उपनिवेश स्थापित करके वहाँ साम्राज्य स्थापित कर दिया। उसके कारण उन देशों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उनका जो शोषण किया और उन देशों का विकास रुक गया, जिनके कारण प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका निर्मित। अभी हम प्रथम विश्व युद्ध के जो कारण हैं उसके परिबल है वो देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, उसके पीछे कौन से परिबल या कौन से कारण जिम्मेदार थे वो देखेंगे। कि आधुनिक विश्व की कुछ हृदयद्रावक और अविस्मरणीय घटना हम देखें तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध का समावेश होता है। विश्व युद्ध किसी एक दो घटना या परिबल का कारण नहीं, कोई एक कारण विश्व युद्ध के पीछे नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के पीछे बहुत सारी घटनाएं या बहुत सारे परिबल है वो उसके पीछे जिम्मेदार है। तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ याद रखना, खाली जगह एमसीक्यूज में आ सकता है, 1 अगस्त 1914 को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1 अगस्त 1914 को हुआ था और पूरा वो 1918 में हुआ था। तो ये सबसे पहले जो शुरुआत है वो जर्मनी ने की थी। जर्मनी ने सेडान की लड़ाई में फ्रांस को पराजित किया। जर्मनी और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ उसमें फ्रांस पराजित हुआ, इसलिए फ्रांस को जो जर्मनी के साथ जो संधि की वो संधि का नाम है फ्रैंकफर्ट संधि। और ये फ्रैंकफर्ट संधि के अनुसार वो संधि हुई थी 1871 में। तो उसके अनुसार जो उसको जो युद्ध दंड देना पड़ा और उसके अल्सेस और लॉरेंस नाम के जो प्रदेश है वो जर्मनी को देना पड़ा। तो फ्रांस को ये जो उनके जो अच्छे 2 प्रदेश थे अल्सेस और लॉरेंस वो जर्मनी को देना पड़ा और युद्ध का जो खर्च हुआ था उसके रूप में वो हम उसके बारे में आगे पढ़ने वाले, वो दंड के रूप में कुछ पैसे भी उनको जर्मनी को देने पड़े। तो ये बात को फ्रांस नहीं भूला था और उसके कारण प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण जो है वो फ्रैंकफर्ट की संधि है। ये खाली जगह एमसीक्यूज में आता है, आईएमपी है, छोटे एमसीक्यू में बना लेना। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण फ्रैंकफर्ट संधि है। तो इस तरह युद्ध के अंत में ही दूसरे युद्ध का बीजारोपण हुआ था। तो प्रथम विश्व एक युद्ध हुआ, उसके साथ ही दूसरे युद्ध का भी बीजारोपण हो गया था।
तो यहाँ पर हम प्रथम विश्व युद्ध के कारण देखेंगे। पहला कारण है आर्थिक परिबल कि 19वीं सदी में एशिया और अफ्रीका में विशाल उपनिवेश स्थापित किया। जो हमने देखा वह अपने उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करके धनवान बना। अभी हम सब जानते हैं कि यूरोप के देश है जो जो देशों में उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित किया, वहाँ का धन वो अत्याचार करके अन्याय भरी कर नीतियाँ लगा के वो वहाँ का धन अपने देशों में लेकर वो धनवान बन गए। और औद्योगिक क्रांति तथा उपनिवेशवाद के तीव्र विकास के कारण अभी यूरोप के देशों में ही औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति आना मीन्स का नए नए यंत्रों की सुविधा होना, कारीगर अच्छे मिलना, कच्चा माल मिलना, बेचने के लिए बाजार अच्छा मिलना, माल सामान को लाने ले जाने के लिए वाहन व्यवहार की सगवड़ होना, लोगों के पास पूंजी निवेश होना, तो उसको बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। तो ये सब यूरोप के राष्ट्रों के पास था। इसके कारण यूरोप को विपुल मात्रा में कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि वहाँ औद्योगिक विकास हुआ था, तो कच्चे माल की ज़रूरत थी। तो 19वीं सदी में अंतिम 25 वर्षों में जर्मनी ने एशिया और अफ्रीका में बाजार प्राप्त करके लिए स्पर्धा शुरू की कि उन्होंने जो अपने देश में माल तैयार करके एशिया और अफ्रीका में अफ्रीका के देशों को बाजार बना लिया, वो देश के बाजार में वो बेचने लगे। और जर्मनी ने इंग्लैंड तथा फ्रांस की तुलना में सस्ते में माल देना शुरू कर दिया। जो इंग्लैंड और फ्रांस जो कीमत में सामान देते थे उसकी तुलना में जर्मनी कम पैसों में देने लगा और वह एशिया तथा अफ्रीका में इंग्लैंड तथा फ्रांस के बाज़ारों को तोड़ने लगा। अभी जो माल सस्ता बिकता है वही लोग खरीदते, इसलिए जर्मनी का माल ज़्यादा बिकने लगा और इंग्लैंड और फ्रांस का माल नहीं बिकने लगा। तो परिणाम स्वरूप जर्मनी तथा दूसरी तरफ इंग्लैंड के बीच तीव्र आर्थिक स्पर्धा शुरू हुई। तो ये हमने देखा आर्थिक परिबल किसका, प्रथम विश्व युद्ध का कारण। तो आर्थिक कारण कौन सा था, तो हमने उसमें देखा कि जो पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों में औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति के कारण उन्होंने वहाँ का जो माल है, कच्चा माल उनको ज़रूरत पड़ती थी तो वो एशिया अफ्रीका के देशों से ले जाते थे और एशिया अफ्रीका के देशों में बेचते थे। लेकिन उस समय जर्मनी ने, वो यूरोप का ही एक राष्ट्र है पर लेकिन उसने उनके यूरोप के राष्ट्रों के साथ स्पर्धा की और उनके सरखामनी में वो कम भाव में देने लगा। इसलिए इंग्लैंड और जर्मनी और दूसरी तरफ जो रूस है, सॉरी रूस नहीं, अब फ्रांस, ये सबके बीच आर्थिक स्पर्धा शुरू हुई। अभी दूसरा कारण है सैन्यवाद। तो यूरोप के राष्ट्रों में प्रादेशिक विस्तार के लिए जो प्रतिस्पर्धा हुई उसके लिए लोग, जो ये राष्ट्र है वो सैन्य दल बढ़ाने लगे क्योंकि वो उपनिवेश स्थापित करने के साथ साथ तो वो उनकी जो इरादा तो खराब था कि वो प्रदेश पर कब्जा करते थे और प्रदेश पर कब्जा करने के लिए वो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते थे। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस आदि राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगे और दूसरी तरफ जापान, इटली, जर्मनी जैसे कई राष्ट्र ने अनिवार्य सैनिक शिक्षा आरंभ की, यानी वो अपने देश के लोगों को कंपलसरी सैनिक शिक्षा देने लगी। तो स्वरक्षा के बहाने वो शस्त्रों का उत्पादन करने लगे। वो दूसरों देशों को बोलते कि वो अपनी सुरक्षा के लिए हम शस्त्रों का उत्पादन करें, पर उनकी नीयत खराब थी। वो सही में प्रथम विश्व युद्ध की तैयारी के लिए शस्त्रों का उत्पादन करें। तो इससे सैन्य को बढ़ावा मिला और आर्थिक स्पर्धाओं में सैन्य स्पर्धा जुड़ जाने से युद्ध का वातावरण अधिक उग्र बन गया। तो जिसके पास, आप ये बात तो कॉमन है कि अगर हमारे पास युद्ध सामग्री है, उसके लिए हम सक्षम है तो उसके लिए हम तुरंत रेडी होंगे। अगर हमारे पास सैनिक नहीं होंगे, युद्ध सामग्री नहीं होगी तो हम युद्ध के लिए तैयार नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो ये यूरोप के राष्ट्र हैं उन्होंने अपने सैन्य दल, सैन्य शक्ति बढ़ाई, शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाया, तो उनके पास शस्त्र सरंजाम बढ़ गए, इसीलिए वो युद्ध के लिए तैयारी वो पहले से करने लगे। तो दूसरा कारण है सैन्यवाद। तीसरा है गुटबंदी और गुप्त संधियाँ। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण में हम देखें तो गुटबंदियाँ और गुप्त संधियाँ ही महत्वपूर्ण है। तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था। एक तरफ था, एक खास आपको याद रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध में भी हमें याद रखना है, एक तरफ था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी, बल्गेरिया और तुर्किस्तान का एक गुट था। ये एक तरफ ये 5 राष्ट्र थे, आपको याद रखना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया और तुर्किस्तान। एक तरफ पूरे विश्व में ये 5 राष्ट्र, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड,
फ्रांस, रूस, जापान का गुट था। अब ये दोनों जो पक्ष है, गुट यानी दोनों पक्ष है या दोनों सत्ता है, वो दोनों सत्ताओं के बीच थी ईर्ष्या, दुश्मनी, शंका, कुशंका, भय और तिरस्कार। दोनों ये गुट एक दूसरे के दुश्मन थे। दोनों के बीच दोनों गुट को लगता है कि मैं ही विश्व में सबसे शक्तिशाली बनूं, व्यापार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से हम ही सद्धर बने, इसलिए वो एक दूसरे की ईर्ष्या करते थे। एक दूसरे को भय था और एक दूसरे का वो नफरत करते थे। तो जो प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बनी, तो गुटबंदी, गुप्त संधियाँ, यानी विश्व दो गुटों में बटा था, वो आपको याद रखना है। आगे के चैप्टर में भी ये चीज़ हमें याद रखनी है। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बल्गेरिया और तुर्किस्तान, और दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और जापान। चौथा कारण है उग्र राष्ट्रवाद की भावना। तो बेल्जियम और ग्रीस की स्वतंत्रता तथा इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ, उसके कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। राष्ट्रवाद की भावना जागृत होना यानी देश प्रेम की भावना जागृत हुई। और यूरोप में आर्थिक ईर्ष्या, खींचतान, प्रतिस्पर्धा, साम्राज्यवाद इतना अधिक बढ़ गया कि एक दूसरे राष्ट्र के हित आपस में टकराने लगे। यूरोप के ही देश जो अभी हमने देखे थे, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल, ये सारे राष्ट्र एक दूसरे की ही ईर्ष्या करने लगे। एक दूसरे के वो प्रतिस्पर्धी हो गए और एक दूसरे के हित के लिए वो आपस में टकराने लगे, यानी एक छोटे छोटे युद्ध करने लगे। और यूरोप के अग्रगण्य राष्ट्र जो मतलब आर्थिक रूप से जो सद्धर राष्ट्र थे, ऐसे राष्ट्रों ने अपने लोगों को उग्र और आक्रामक देशभक्ति पाठ सिखाया, अपने देश के लोगों को भड़काया और अपने देश के प्रति प्रेम और अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा को प्रोत्साहन दिया। वो अपने देश के लोगों के अपने देश के प्रति प्यार करे और दूसरे देश के लोगों को नफरत करे, ऐसा उन्होंने प्रोत्साहन दिया। और उस समय जर्मन का सम्राट था केसर विलियम द्वितीय। वो उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का प्रणेता था, यानी वो अपने राष्ट्र को ही सर्वोपरि बनाना चाहता था और दूसरे प्रदेशों पर साम्राज्यवाद यानी दूसरे प्रदेशों पर वो कब्जा करना चाहता था। वो महत्वाकांक्षी था। विश्व प्रभुत्व की नीति में विश्वास करता था, याद रखना, विश्व प्रभुत्व की नीति में विश्वास रखता था। तो केसर विलियम द्वितीय विश्व प्रभुत्व यानी पूरे विश्व पर वो राज्य करना चाहता था। कौन? तो जर्मन सम्राट केसर विलियम द्वितीय। इसीलिए उन्होंने पूरे जर्मन देश की प्रजा को अपने देश के प्रति प्रेम और दूसरे देश के प्रति ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा करना सिखाया। और उसके कारण उसने सैन्य शक्ति, अपने वांछित लक्ष्य को पूरा करने में विश्वास करता था। वांछित लक्ष्य यानी उसकी जो इच्छा है वो पूरा करने में उसकी सैन्य शक्ति भी विश्वास रखती थी। और जर्मनी की तरह अन्य राष्ट्रों में भी युद्ध की भावना फैली और प्रथम विश्व युद्ध में वो परिवर्तित हुई।